नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में चुनाव के जो नतीजे आए हैं और जिस तरीके से नतीजों को लेकर संदेह जताया जा रहा है, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि ये चुनाव आयोग के ये नतीजे हैं, ये चुनावी नतीजे नहीं है, ये जनादेश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव पूरी तरीके से एक प्लांटेड थे या उनकी पहले से पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद क्या कुछ करना है उसकी भी रणनीति पहले से बनाई गई थी। पश्चिम बंगाल में नतीजे आने के बाद और नतीजे आने से पहले ही बल्कि कहें कि वहां तृणमूल कांग्रेस के सैकड़ों दफ्तरों पर किस तरीके से वहां बीजेपी के कार्यकर्ता हमले कर रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है, कई लोगों की जान भी जा रही है। तो पूरी तरह से एक हिंसक राज्य में तब्दील हो चुका है पश्चिम बंगाल। अब से वहां पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर जो है इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नतीजों के बाद से ही ये हिंसा की खबरें आ रही हैं, बल्कि जब रुझान आ रहे थे उसी समय से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे थे। उससे यह लग रहा है कि आखिर वहां पर जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस भेजी गई हैं, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो चुनाव हो जाने के बाद भी 2 महीने तक रहेंगी, आखिर वो कर क्या रही हैं। कई लोगों की जान जाने की खबर है। यानी पूरे पश्चिम बंगाल में इस समय हिंसा का माहौल दिखाई पड़ रहा है। जहां तहां तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है और ये तोड़-फोड़ करने वाले बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं। खुद बीजेपी के बड़े नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है, इस पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से एकदम अराजकता में बदल गया है पश्चिम बंगाल का माहौल। अभी नई सरकार वहां शपथ भी नहीं ले पाई है, बल्कि शपथ लेने में अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री 9 तारीख को शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की अराजकता देखने को मिल रही है, उसने पूरे देश को एक बार फिर चौंका दिया है और चिंता में डाल दिया है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ इधर पिछले एक दिन के भीतर, रात से लेकर अब तक? कई जगहों पर खबर आ रही है अमलेंदु जी की 400 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के छोटे बड़े दफ्तरों को निशाना बनाया गया है। हाँ, 400 से ज़्यादा छोटे बड़े दफ्तरों को निशाना बनाया गया और खबर ये भी आ रही है समीर जी कि 4 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जान भी गई है। और कल भी हम लोगों ने बताया था कि वहाँ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं सामयिक भट्टाचार्य, उनका बयान था कि जो लोग ये कर रहे हैं हम उनको फिर पार्टी से निकालने पर मजबूर होंगे। यानी बीजेपी ये स्वीकार कर रही है कि जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इस बात को स्वीकार किया और यह आरोप साफ तौर पर लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी करा रही है और पूरे बंगाल में जो है अराजकता की, हिंसा की स्थिति बीजेपी ने तैयार कर दी है। जिस समय हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं समीर जी, इसी समय जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। वो भी हम लोग देखेंगे कि उसमें उन्होंने कहा क्या है कि जिस तरीके से परिस्थितियां खराब हो रही हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद। ये तो मालूम था कि बीजेपी की सरकार अगर आएगी तो आतंक का राज होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। तो अब अगर पश्चिम बंगाल में भी क्या इसी तरीके की परिस्थितियाँ पैदा होंगी, ये देखने में आ रहा है। आपको याद होगा समीर जी कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो यहाँ भी सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर इसी तरीके की घटनाएं हुई थी। तो ये बीजेपी का एक कल्चर जो है ये पूरे देश भर में देखने को मिलता है कि जहाँ उसकी सरकार आती है तो वहाँ उसके बाद वो हिंसा वहाँ होती है। तो अब देखना ये है कि बंगाल जैसे राज्य में क्या ये एक बन गया है पैटर्न, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस समय जो है ममता बनर्जी ने कल जो चैलेंज दिया उससे मोदी सरकार एक संकट में दिखाई पड़ती है। तो ये बड़ी अजीब सी बात आपने कही अमलेंदु जी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी की सरकारें जहां बहुत दिनों बाद बनती हैं या पहली बार बनती हैं, वहां अचानक हिंसा शुरू कर दी जाती है। तो बीजेपी के बारे में जो एक मुहावरा प्रचलित था कि ये पार्टी विद डिफरेंस है, क्या इसी वजह से उसको पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था? हाँ, इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। पार्टी विद डिफरेंस तो ऐसा है समीर जी कि देखिए तमाम अपराधी जो हैं, सबसे ज़्यादा अपराधी सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप डाटा उठाकर देख लीजिए, संसद के अंदर सबसे ज़्यादा अपराधी जो है, जिनके ऊपर अपराध है, मतलब मुकदमे चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री अपने आपराधिक मुकदमे वापस ले लेते हैं। 80 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए हों, आपराधिक मुकदमे, और गंभीर किस्म के आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए हों। तो इस तरह की चीज़ें हुई। तो ये तो अपराध देखिए, जहाँ जहाँ अपराध होगा वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी होगी।
ये तो एक अब शाश्वत सत्य की तरीके से बन गया है समीर जी। बिल्कुल, तो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ के डीजी, दोनों का इस समय कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, ये हिंसा कौन कर रहा है, जो कि अभी तक कुछ भी खबर ऐसी नहीं आई है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई हो या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो या उनको रोकने की कोशिश की गई हो। कोलकाता पुलिस भी है वहां पर, यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस भी है, सीआरपीएफ 2.5 लाख सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस के लोग लगे हुए हैं। आखिर वो कर क्या रहे हैं, या फिर उनको पूरी छूट दी गई है जैसा कि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है। सुनते हैं वहां के पुलिस कमिश्नर को क्या कह रहे हैं। একটা মার্ডার হয়েছে, এটা ইন্টার গ্যাং রাইভেলরি মতন আছে, কোনো পলিটিক্যাল কানেকশন নেই। কোন অ্যারেস্ট হয়েছে? একটা লোক অ্যারেস্ট হয়েছে, ওখানে আরো নাম পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, ডিটেন হয়েছে না, ডিটেন করা হয়েছে, ভেরিফাই করবে, কিন্তু নাম আমরা পেয়েছি 5-6 জন লোকাল নোন লোক আছে। না, ওর যে লোকটা আছে ওরই ওরা বন্ধু বান্ধব ছিল, ওদের ওইখানে কিছু কনস্ট্রাকশন বিজনেস নিয়ে ঝামেলা ছিল এবং এখন হয়েছে। তারপরে একটা লোক অনেকদিন এলাকা থেকে বাইরে ছিল, এলাকাতে ঢুকেছে, তারপরে এরকম একটা ঘটনা হয়েছে। তো যারা যুক্ত আছে ওদের অ্যারেস্ট করা হবে। Sir, reports are coming in that some security have been withdrawn from the former chief minister's residence and also Vishal Banerjee's residence. If you can just elaborate on that. একটা এক্সট্রা ডিপ্লয়মেন্ট ছিল এখানে, ডিপেন্ডিং অন দি সেন্সিটিভিটি অফ দি এরিয়া, ওই ওটা স্কেল ডাউন করা হয়েছে। কিন্তু যে সিকিউরিটি ক্যাটেগরাইজেশন আছে এই ব্যাপারে আমি বলতে পারি না, কেন ওটা ডাইরেক্টরেট অফ সিকিউরিটি ডিসাইড করে। বাট স্টিল what I can tell you that as per the categorization existing as on date, that is there, that deployment is there on the ground. ফলাফল বেরোনো থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত কতজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ভ্যান্ডালিজমে? Total 80 people have been arrested till date. এবং এদের বিরুদ্ধে কি লিগ্যাল প্রসিডিং শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, যেটা প্রিভেন্টিভ যদি করা হয়েছে বা স্পেসিফিক কেসে অ্যারেস্ট হয়েছে 65, প্রিভেন্টিভে 15টা লোক অ্যারেস্ট হয়েছে। Sir, over and above the security category that was given to them, the additional force which was there, আমি বলছি it is not over and above, একটা ক্যাটেগরাইজেশন হয়, একটা হলো এরিয়া সিকিউরিটি হয়, ঠিক আছে। তো অনেকগুলো লেয়ার থাকে, তো একটা পেরিফেরিয়াল সিকিউরিটি আছে, ওইগুলো আবার রিভিউ করা হয়েছে অ্যাজ পার দি সিকিউরিটি ক্যাটেগরাইজেশন, যেটা এন্টারটেইনমেন্ট ছিল দ্যাট ইজ দেয়ার। পুরো ডিটেলস যদি আমি যেটা বললাম, ইউ ক্যান কালেক্ট ইট ফ্রম ডাইরেক্টরেট অফ সিকিউরিটি। तो ये अजय कुमार हैं और वहाँ पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ और इसका वहाँ राजनीति से लेना देना नहीं है, गैंगवार बता रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है तो आखिर उसको रोकेगा कौन। और इधर जो उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी वो ये दी है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा कम कर दी गई है। ममता बनर्जी की सुरक्षा क्यों कम कर दी गई है इसकी वजह भी बताई। हालांकि ये सवाल पूछने पर उन्होंने इसका जवाब दिया। हाँ, ये सवाल पूछने पर जवाब दिया। ये बताया कि चूंकि वहाँ जो उस समय परिस्थितियाँ थी, उस समय सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, अब कोई खतरा नहीं है तो वो सुरक्षा हटा दी गई है। ये हम लोग देख रहे थे कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे उसी दिन उनके घर के बाहर किस तरीके से बड़ी गैदरिंग हुई थी और नारेबाजी हो रही थी। हाँ, ये सब हो रहा था, ये सब हुआ। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें कही, जैसे कि मैं बता दिया कि भाई जो एक जो विजुअल आया था समीर जी, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जेसीबी लेके टीएमसी के दफ्तर पे लोग पहुंच गए गिराने के लिए। उस पर वो कह रहे हैं कि इस पर जो जेसीबी घटना हुई है उसे नियंत्रण करके कार्रवाई होगी, और जो पुलिस अफसर वहाँ थे और जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उनका पालन करना होगा, ये उनका कहना है। अब ये जो वहाँ जाने गई हैं हिंसा में, उसको वो गैंगवार बता रहे हैं। तो गैंगवार क्या बीजेपी और टीएमसी के बीच गैंगवार था? तो गैंगवार था तो इसको स्पष्ट करना चाहिए गैंगवार किसके बीच में था। दोनों गैंग कौन से थे? गैंगवार में 2 गैंग होते हैं, लीड कौन कर रहा है, दोनों गैंग को कौन लीड कर रहा है, ये उनको बताना चाहिए। दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि साहब शांतिपूर्वक जो है चुनाव संपन्न हो गए और कहीं कोई हिंसा या धमकी की घटना नहीं हुई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने। उन्हें कहीं हिंसा धमकी दिखाई नहीं पड़ी पुलिस कमिश्नर साहब को। बहरहाल उनका अपना नज़रिया होगा, हम लोगों का नज़रिया दूसरा हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि लोगों ने स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से मतदान किया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि उस दिन जो माहौल था वह कायम रहेगा, आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा। मैं सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूँ। अब वहाँ पर ध्यान न दें, अगर कोई समस्या होती है तो पुलिस से संपर्क करें। कोलकाता में सीआरपीएफ की 65 कंपनियां और 240 क्यूआरटी हैं। जुलूस के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी, बिना अनुमति जुलूस निकालने पर हम कार्रवाई कर रहे हैं।
अब बिना अनुमति लेने पर बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो जेसीबी लेकर पहुंच जा रहे हैं और जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है इसके बारे में कोई अभी तक सूचना समीजी नहीं है। जी बिल्कुल, और वो हम विजुअल भी देखेंगे किस तरह से लोग जेसीबी लेकर और तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को तोड़ने के लिए निकल गए, कुर्सियां फेंकी गई, बहुत कुछ हुआ वहां पर। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जेसीबी को लेकर चले जाना और प्रशासन को, पुलिस को कुछ पता ही न चल रहा हो, ये भी बड़ी हैरानी है कि आखिर पश्चिम बंगाल में जिस परिवर्तन की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे वो कैसा परिवर्तन हुआ है। क्या इसी तरह के परिवर्तन की वो उम्मीद कर रहे थे या यही परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे थे? अगर वो विजुअल है हमारे पास, एक बार उसको चलाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ा गया। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पर पूरे पश्चिम बंगाल से जहां तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। 4 लोगों की जान जाने की खबर है। हालांकि पुलिस कमिश्नर केवल एक व्यक्ति की मरने की बात बता रहे हैं, लेकिन जो तमाम खबरें आ रही हैं, वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक अभी तक 4 लोगों की जान गई है। इस जो ये हिंसा हो रही है वहां पर, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले किए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उस विजुअल को ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम लोग देख लेते हैं। विजुअल दिखाना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस आ सकती हैं, तो लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया है उस विजुअल को जारी करते हुए, वो हम लोग देखते हैं। उस ट्वीट को देखते हैं जो तृणमूल कांग्रेस ने उस विजुअल को, जहां जेसीबी लेकर, बुलडोजर लेकर वहां पर तोड़फोड़ की जा रही थी, और लिखा है तृणमूल कांग्रेस ने कि चुनाव से पहले डर बाहर भरोसा अंदर, चुनाव के बाद भरोसा बाहर बुलडोजर अंदर। बीजेपी का परिवर्तन आ गया है और यह बुलडोजर के साथ आया है। सरेआम गुंडागर्दी और बदमाशी करते हुए बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने न्यू मार्केट इलाके के पास जमकर उत्पात मचाया है। यह न्यू मार्केट, ये कोलकाता की राजधानी की बात हो रही है, और दुकानों को तोड़ दिया और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की। यह उस पार्टी का जश्न है जिसने भरोसे की बात की थी, लेकिन दिया सिर्फ आतंक। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर बेकाबू होने का लाइसेंस दे दिया है, जो भी उनके रास्ते में आए उसे कुचल देने का और जिस पर भी चाहे हमला करने का, जुल्म ढाने और उसे मार डालने का। और केंद्रीय बलों को सिर्फ एक ही निर्देश दिया गया है, पीछे हट जाओ और ये सब होने दो। आज दुकानें हैं, कल राजनीतिक विरोधी होंगे, फिर बंगाल की महान हस्तियों की मूर्तियां होंगी और आखिर में ये गरीबों और कमजोर लोगों के घर होंगे। लेकिन बंगाल में जहां भी बीजेपी का बुलडोजर चलेगा उसे एक दीवार का सामना करना पड़ेगा, विरोध और चुनौती की दीवार। हम राज्य प्रायोजित आतंक की इस नीति से लड़ेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है। महापुरुषों की जो बात हो रही है, तो अभी शुरुआत उन महापुरुषों से हो रही है अमलेंदु जी, जो वैश्विक स्तर के महापुरुष हैं। खबर आ रही है कि कल रात में वहां लेनिन की एक मूर्ति को वहां पर लगी हुई थी और उस मूर्ति को तोड़ डाला गया, धराशायी कर दिया गया। तो अब ये क्या कुछ वहां पर हो रहा है, अब यही सवाल है जो तृणमूल कांग्रेस ने भी पूछा है, और महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर क्या इसी परिवर्तन की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल समीर जी, अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही परिवर्तन था और यही परिवर्तन आप लाना चाह रहे थे, और किस तरीके का परिवर्तन आप लाए हैं। ये निश्चित तौर पे समीर जी जो आप बता रहे हैं ये बहुत गंभीर घटना है। अब आपकी दुश्मनी चलिए ममता बनर्जी से थी, तो वहाँ लेनिन की मूर्ति क्यों गिरा रहे हो भाई? हालांकि लेनिन की मूर्ति तो त्रिपुरा में भी गिराई गई थी, जब त्रिपुरा में ये आए थे, सरकार में जब आए थे त्रिपुरा में, तो लेनिन से तो इनकी दुश्मनी पुरानी है, तो वो होनी भी चाहिए चूंकि वैचारिक लड़ाई है। तो लेकिन ममता बनर्जी से लड़ाई में आप जो है वो लेनिन की मूर्ति भी गिरा रहे हैं, जबकि कम्युनिस्टों ने वहाँ वोट आपको दिया है। फिर भी मतलब तो ये समझ लेना चाहिए उन लोगों को जो बीजेपी के समर्थक हो जाते हैं कि उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बंगाल के कामरेड बहुत खुश होंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया कि लेनिन की मूर्ति गिराई जा रही है। बहरहाल ये वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन वो विजुअल भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ मूर्ति जो है वो लेनिन की गिराई जा रही है। बिल्कुल, वो रात के विजुअल हैं कैसे वहां पर लेनिन की मूर्ति को धराशायी किया जा रहा है। इधर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये बुलडोजर और जेसीबी लेकर कौन जा रहा है जो ये सारी तोड़फोड़ कर रहा है। एक बार देखते हैं जो लेनिन की मूर्ति को धराशायी किया गया है। और ये तो ये चीज़ें हैं, और इसको ये यही है इसको कि किस तरह से वहाँ पर मूर्तियाँ, और जो तृणमूल कांग्रेस का जो ट्वीट हम लोग अभी देख रहे थे कि ये शुरुआत है, वहाँ पर अभी ये होगा, फिर महापुरुषों की मूर्तियाँ। तो अभी लेनिन से शुरुआत हुई है, उसके बाद कौन कौन से महापुरुष निशाने पर आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या कुछ हो रहा है, ये बदलाव, ये परिवर्तन। कहा था प्रधानमंत्री ने उस दिन जब चुनाव के नतीजे आए थे कि बदलाव लाना है, हमें बदला नहीं लेना है। अब शायद ये इसी
को बदलाव कहते हो। हाँ, इसी को बदलाव कहते हो, यही लाना चाहते हो प्रधानमंत्री के मन में, यही हो। प्रधानमंत्री बचपन से यही सोच रहे हो कि ऐसा ही बदलाव लेकर आना है, तो ऐसा ही लेकर बदलाव आ रहे हैं। भारत में भी इसी तरीके का बदलाव ले आए हैं, और पश्चिम बंगाल में सरकार आ गई तो वहाँ भी बदलाव नहीं आया। प्रधानमंत्री बचपन से ही बहुत सारी बातें सोचा करते थे, तो बचपन से ही सोचते थे, वही अब बंगाल में कर रहे हैं जो बचपन से सोचते थे, यही कहा जा सकता है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस तो साफ साफ आरोप लगा रही है प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का नाम लेकर कि उनके गुंडे हैं, ये टीएमसी कह रही है। हमें नहीं मालूम किसके गुंडे हैं किसके गुंडे नहीं है, ये टीएमसी के शब्द हैं, उसी को हम यहाँ बता रहे हैं टीएमसी क्या कह रही है। अमित शाह जी ने कहा था टीएमसी के गुंडे हैं, टीएमसी कह रही है बीजेपी के गुंडे हैं, तो पता नहीं किसके गुंडे हैं। लेकिन जो बंगाल में हो रहा है वो सबके सामने है कि बीजेपी की सरकार बनते ही बंगाल में किस तरीके की अराजकता और हिंसा की स्थिति पैदा हो गई है, ये देखने में समीर जी आ रहा है। जी बिल्कुल। और इधर अभिषेक बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये जो हिंसा हो रही है, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ हैं और जो कुछ भी हो रहा है उस पर उन्होंने मीडिया से बात की है, उसको देखते हैं। वो भी कुछ उसी जगह पर गए हुए थे जहां इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई थी। क्योंकि पूरे राजधानी कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह इस तरह की घटनाएं परसों से ही, यानी जिस दिन नतीजे आए हैं उसी दिन से ये घटनाएं हो रही हैं। सुन लेते हैं एक बार अभिषेक बनर्जी को क्या कह रहे हैं। में एक वर्कर का मर्डर कर दिया गया है नानूर में। बेलेघाटा में भी एक हुआ है। तो जो भय आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। बाकी लोग तय करें, पार्टी में चर्चा होगी और आने वाला दिन में जो भी होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो, पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक 12 मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया, 3 टीम अलग बनी है जिसमें 4-4 मेंबर्स रहेंगे और परसों से ये विजिट चालू होगा। कल आपको डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर we spoke this morning and he has expressed his complete solidarity with us and is completely in concurrence with what देखिए अभिषेक बनर्जी बता रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है और वहां पर उनके साथ है। लेकिन जिस तरह के जो आंकड़े अमलेंदु जी दे रहे हैं बहुत ही भयावह है कि 300-400 दफ्तरों पर हमले किए गए, यानी पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह जहां छोटे बड़े दफ्तर हैं और लोगों को किस तरीके से पीटा गया। कल कुछ ऐसे विजुअल्स आए थे, बहुत ही भयावह थे, और उनको कैसे मारते हुए और उसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। हाँ, कुछ लोगों की जान चली गई थी और ये सब जो है चुनाव के बाद हुआ समीर जी। और काउंटिंग जो स्थल थे, मतगणना स्थल थे, उनके अंदर से भी इस तरीके की खबरें आई। हालांकि जो वहाँ राज्य के मुख्य इलेक्टोरल ऑफिसर हैं मनोज कुमार अग्रवाल, उन्होंने ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से नकार दिया। कल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनको भी पीटा गया, लाइट बंद करके सीआरपीएफ ने पीटा उनको, ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। ये आरोप लगाया कि उनके इलेक्शन एजेंट्स जो थे उनको लाइट बंद करके और पीट कर बाहर निकाला गया। हम लोग अभी अभिषेक बनर्जी को सुन रहे थे, ममता बनर्जी ने दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 4 बजे, अभिषेक बनर्जी ने रात में बात की मीडिया से, और अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज दिया कि वो सीसीटीवी कैमरों में है, इसलिए आप दिखाइए जिस समय गई हैं वो, और बाकी और जगहों भी जो मारा गया है इलेक्शन एजेंट्स को। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो ईवीएम के सीरियल नंबर्स थे वो बदले हुए थे, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी के फुटेज जारी कीजिए, हम चुनाव आयोग को और गृह मंत्री को चैलेंज देते हैं। तो गृह मंत्री और चुनाव आयोग को ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मनोज कुमार अग्रवाल, वो चैलेंज तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आरोप निराधार है, यानी झूठा सीधे, बिल्कुल वो
ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार वाले पैटर्न पर चल रहे हैं। उन्होंने आरोप को निराधार बता दिया, लेकिन आरोप निराधार है तो आप उनके साक्ष्य दिखाइए कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, उन पर हमला किया गया। उस समय के सीसीटीवी फुटेज बंद नहीं थे, अगर वो बंद नहीं थे, काम कर रहे थे, तो उनको आपको दिखाना चाहिए और तब ये झूठ साबित होगा कि हाँ वो झूठ बोल रही हैं। लेकिन अभी तो ममता बनर्जी ही सही साबित हो रही हैं, निर्वाचन आयोग झूठा साबित होता दिखाई पड़ रहा है। एक बार सुनते हैं सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल, जो पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं। इस तरह से चीजें आ रही हैं, आरोप लग रहा है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन का जो 80 से 90% बैटरी थी, तो पूरे दिन ईवीएम मशीन में वोट पड़ा, उसके बावजूद कैसे हो सकता है। देखिए क्या है, नहीं एलिगेशन कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा, किस मशीन के बारे में हम कोई जवाब नहीं देते। तो स्पेसिफिक कोई चीज ना हो, कौन सी मशीन थी, किस टेबल में थी, किस असेंबली सीट में थी, किस डिस्ट्रिक्ट में थी, इतना नहीं मालूम पड़ा, हम कैसे उत्तर देंगे बताइए। उनका ये भी आरोप था कि वो जब वहाँ पे काउंटिंग सेंटर पे गई और अंदर घुसती तो उनको पहले घुसने नहीं दिया गया, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, उनके पेट पे लात मारा गया और उस समय सीसीटीवी कैमरा जो था ऑफ था। नहीं, ना सीसीटीवी कैमरा कभी ऑफ था, और जो है डीओ से मैंने पूरी बात करी है, कहीं भी ऐसा नहीं हो कि किसी ने किसी को लात घुसे मारे हैं, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। किसी कैंडिडेट के साथ होता है तो कंप्लेंट भी होती है, कंप्लेंट होती है फिर एफआईआर होती है। ना कोई कंप्लेंट आई है, ना कोई एफआईआर आई है, ना ऐसा कुछ हुआ है, डीओ ने खुद मुझे बताया है। सीईसी पे सीधे बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजह से वो 30,000 वोट से लीड कर रही थी, लेकिन 5 राउंड बचे हुए तो कैसे हार सकती है। ये तो जो मशीन बोलेगा वो तो बूथ वाइज होता है काउंटिंग, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि सब वोट मिल गए हैं उसके बाद होता है, वो तो बूथ वाइज होता है। किसी रीजन में कोई जीतता है, किसी रीजन में कोई जीतता है, इसका मैं स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं दे सकता, लेकिन आंसर तो वो थे, वहाँ पे सब थे, बूथ थे, आप देख लो कौन सा बूथ था, क्या नहीं था। तो इसमें सीओ का तो कोई रोल नहीं है, इसमें तो आरोप करता है काउंटिंग डीओ की गाइडेंस में। वो तो आरोप लग रहा है सीओ का ऊपर। सीओ क्या कर सकता है भाई, आरोप तो किसी के ऊपर लगा दो, आरोप बेबुनियाद आरोप जो होता है किसी के ऊपर लगा दो, उससे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। फाल्टा में 31 तारीख को जो फिर से मतदान होने वाला है, उसके लिए क्या तैयारियां? सब तैयारियां हैं, हमारी ऑलरेडी तैयारियां हैं। इस बार जो हम तो फाल्टा में मतदान 21 को होगा, उसकी तो तैयारियां अब होंगी ही और उसके परिणाम भी अब दिखाई पड़ेंगे, उसमें अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनने लायक है अमलेंदु जी, कि वहां पर किसी के साथ मारपीट नहीं होती। ये तो सही बात है, मारपीट उनके साथ हुई है, इसीलिए तो ये हैरान करने वाली बात है। और कह रहे हैं कोई भी लगा देता है, निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके आरोप किसी हल्के फुल्के व्यक्ति के आरोप नहीं है जो ममता बनर्जी लगा रही हैं, और उसको कैसे एक सिरे से खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक सिरे से नकार रहे हैं और बता रहे हैं कि शिकायत आती है, एफआईआर होती है, एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर तो बहुत सी नहीं होती हैं। मनोज कुमार अग्रवाल साहब को मालूम नहीं है कि एफआईआर कराने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। सांसदों ने जाकर के एफआईआर के लिए दिया हुआ है, नहीं हुई है एफआईआर दर्ज। और समीर जी ऊपर वाला ना करे कि मनोज कुमार अग्रवाल साहब को भी कभी एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाना पड़े, मालूम पड़ जाएगा एफआईआर दर्ज कैसे होती है, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ये तो कि बताना ही सा एफआईआर कैसे दर्ज होती है, कैसे दर्ज नहीं होती है। सवाल ये कि आप वो सीसीटीवी की फुटेज जारी क्यों नहीं कर रहे, तो मुझसे मालूम पड़ जाएगा कि सीसीटीवी कैमरा किस समय से किस समय तक बंद था। जी ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है, तो उनके आरोपों को नकारने के लिए आपको सीसीटीवी फुटेज जारी करनी चाहिए कि ममता बनर्जी जिस समय कह रही है उस समय सीसीटीवी कैमरा ऑन था, उसमें घटना नहीं हुई, ये जारी कीजिए आप। आरोप को नकारने का ये थोड़ी मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। फिर आप बताइए साहब, वो तो डीओ करता है, रिटर्निंग अफसर करता है, सीईओ का से क्या मतलब है? सीईओ का कोई मतलब नहीं, तो काहे सीईओ बने बैठे हुए? बिल्कुल, जब सारा कुछ डीओ ही कर रहे हैं तो आपकी फिर उपयोगिता क्या है? क्या है फिर? तो अब आप कह रहे हैं कि साहब वो मैंने डीओ से बात कर ली है, तो डीओ के ऊपर ही जब आरोप है तो डीओ से बात करके आप क्या कर रहे हैं? आपने क्यों नहीं मंगाई फुटेज कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है वो सही है कि नहीं है? कल ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी समीर जी, उसमें जो आरोप लगाए थे, पहले हम एक बार वो सुनते हैं, इसके बाद फिर उस आरोप पर संजय राउत ने क्या कहा है वो भी हम लोग सुनेंगे। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से वहां ये पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया हुई है, मतगणना हुई है, और मतगणना स्थल पर जहां वो खुद कैंडिडेट हैं भवानीपुर में, वहां उनके साथ क्या कुछ हुआ है, ममता बनर्जी को सुनते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रही हूं, क्योंकि इस्तीफा देने का मतलब है कि मैं हारी हूं, मुझको हराया गया है, चुनाव आयोग की ओर से, बीजेपी ने नहीं हराया है। ये बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप कि उनके साथ मारपीट की गई है। ममता बनर्जी को सुनते हैं। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি এই যে সেটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে
যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. तो ये चुनाव जो है ये जिताने का काम किया है इलेक्शन कमीशन ने। चुनाव आयोग ने शुरू से ही चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है SIR से लेकर और फिर काउंटिंग तक, ये पूरी भूमिका संदेह के घेरे में है और पूरी तरह से बीजेपी को जिताने और तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए दोनों ही एक दोनों के बीच में नेक्सस था, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। ये ममता बनर्जी का आरोप है, लेकिन ममता बनर्जी के ही आरोप नहीं है अमलेंदु जी, पूरे विपक्ष के आरोप हैं और लगातार ये आरोप लग रहे हैं। यही कारण है कि अब विपक्ष उन सारी चीजों पर, उन आरोपों पर ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। संजय राउत को सुनते हैं। इस पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है को लेकर वो लगातार सवाल उठाते रहे। तमाम बातें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के बाद कही थी, उस दौरान कही थी, वो बातें अक्षरशः लगातार साबित होती हुई, सही होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। एक बार फिर सुनते हैं क्या कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर। 28 जूनला हिंदी परीक्षा होते राज्यात। मग अधिकाऱ्यांना हिंदी भाषा सक्तीची केलेली आहे, त्याची हिंदी परीक्षा देखील होणार आहे अधिकाऱ्यांकडे। हिंदीला आम्ही कधी विरोध केला नाही। मराठी ही पहिल्या क्रमांकाची भाषा आहे। हिंदी असेल, इंग्रजी असेल, या ऐच्छिक भाषा आहेत आणि राष्ट्रीय स्तरावर काम करण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदीची आवश्यकता आहे। ममता बनर्जी ने बोला है कि मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी। नहीं हो गया, आप पूछिए। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, विरोध कर रही हैं जिस तरह से पश्चिम बंगाल में। देखो, ममता बनर्जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, मैंने उनका वो शब्द और शब्द को मैंने वो सुन लिया है और समझ लिया है। ममता बनर्जी ने पहली बात ये कही कि चुनाव आयोग विलन है और ये विलन ने चुनाव जीता है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से हर पोलिंग बूथ पर या मतगणना केंद्र पर जो दादागिरी चल रही थी, वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। उनका कहना है कि 100 विधानसभा की सीट पर लूट हो गई, ये सच है। लाखों लोगों के नाम डिलीट कर दिए, ये भी सच है। ये सभी बातें जो ममता जी ने कहा है वो सच है। ममता दीदी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा नैतिक विजय हुआ है, मैं जीत गई हूं। ममता दीदी हमेशा, चाहे मुख्यमंत्री हो, सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, वो एक आंदोलक रही है, हमेशा आंदोलन करती आई है। मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत बार सड़क पर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है ममता दीदी ने, वो देखना चाहिए हम लोगों को। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का, यह आंदोलन है और यह आंदोलन होना चाहिए। उद्धव जी की बात तो नारा लगाया था, ममता बनर्जी लगाया था। हाँ, क्या आपकी बात पूरी की बात हुई ममता बनर्जी से? जी हाँ, उद्धव ठाकरे जी ने उनके साथ बात की है, राहुल गांधी जी ने भी की है, मैंने देखा, और भी इंडिया ब्लॉक के बहुत से नेता है। हमको अब संघर्ष अधिक तीव्र करना पड़ेगा, अधिक जोरदार करना पड़ेगा और हम करने को तैयार हैं। डीएमके कह रही है कि टीवीके को सपोर्ट किया है कांग्रेस ने। देखिए, जब एक आंधी आती है किसी तीसरी पार्टी की, तो इस प्रकार की बातें, जो ओरिजिनल वोटर होता है वो यहाँ वहां सरक जाता है, हिलता है। तमिलनाडु में यही हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे साथ इंडिया अलायंस है और पूरा। देखिए, ममता जी के साथ इंडिया अलायंस हमेशा है और हमेशा रहेगा। राहुल जी ने भी कहा है कल, मैंने पढ़ा अभी, सुना है कि अगर किसी को आनंद हो रहा है कि ममता दीदी हार गई, तो ये आनंद मत व्यक्त करो, ये देश की हार है, लोकतंत्र की हार है।
तो ये इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन पूरा ममता बनर्जी के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है, जो कुछ भी वहाँ हो रहा है। और चूंकि इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों को उन सारी चीज़ों से, उन सारी स्थितियों से गुजरना पड़ा है, जिन स्थितियों से तृणमूल कांग्रेस को गुजरना पड़ा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के कथित नेक्सस की वजह से इन लोगों को भी क्या कुछ करना पड़ा कि वहाँ जीता हुआ चुनाव एकदम बदल दिया गया, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो या फिर बिहार हो। तो अब वही चीज दोहराई गई है पश्चिम बंगाल में भी, और किस तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो वहां के हैं, सीईओ, वो किस तरीके से वहां मुख्यमंत्री के आरोपों को नकार रहे हैं और एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। यह बड़ी गंभीर बात, जबकि उनके आरोप बहुत गंभीर हैं। केवल निर्वाचन प्रक्रिया ही नहीं, उनके साथ जो मारपीट की घटना हुई है उसको कैसे वो इग्नोर करते हुए दिखाई पड़ा। हाँ बिल्कुल, और अगर किसी मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये आरोप लगा रहा है तो आप ये कहें कि साहब उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो इसलिए घटना हुई नहीं है। अल्लाह एफआईआर दर्ज होगी तो घटना आप स्वीकार करेंगे। तो एफआईआर दर्ज कराई जाए पहले, फिर ये भी बता दिया जाए कि उसमें ज्ञानेश कुमार का नाम लिखाया जाए कि नहीं लिखाया जाए, ये भी सब बताने भी किस किस के नाम लिखाए जाए, कब आप स्वीकार करेंगे। तो ये तो समझिए इसका मतलब ममता बनर्जी के आरोपों की आप पुष्टि ही करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। तो ये समझिए देखा जा सकता है कि मतलब ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए वो आरोप सही हैं, इसकी पुष्टि करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नजर आते हैं कहते हुए, जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं उससे यही मालूम पड़ता है कि ममता बनर्जी के आरोपों की वो पुष्टि ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस जो कह रहे हैं संजय राउत की इस मामले में पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा है तृणमूल कांग्रेस के साथ, उस पर सीपीएम के सांसद हैं पी संतोष कुमार, वो क्या कह रहे हैं, वो भी ममता बनर्जी के इन आरोपों से बिल्कुल सहमत हैं और ममता बनर्जी के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं पी संतोष कुमार को भी, और जो कुछ भी ये आरोप लग रहे हैं, जो कुछ घटनाएं इस समय पश्चिम बंगाल में हो रही हैं वो बड़ी भयावह हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं पी संतोष कुमार को, सीपीएम के सांसद। Election Commission who won and she won't go to the Raj Bhavan to file a resignation. She won't resign. Those are all technical things, but by and large, the West Bengal election was manipulated by the Election Commission because 27 voters who are still alive and active, who live in the soil of West Bengal, were denied to exercise some vote. This is really shocking. And Election Commission was acting as a coalition partner of BJP in West Bengal. This must have affected the West Bengal election results. And if Election Commission, which is supposed to take a fair and impartial role, is acting like a BJP agent, what others can do? This is a serious threat to democracy. And other Mamada's personal, these things I can't comment on that. It's nothing to do. I mean, it's something quite technical only. Whether she resigns or not, that makes no big difference. But the point is that this is a manipulation. तो कह रहे हैं कि अब जो इस्तीफा नहीं देने जा रही हूँ राज्यपाल के पास, वो एक अलग इशू है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका वहाँ पर निभाई है और कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया है। पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है और वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि उसने बीजेपी के पक्ष में किस तरह से काम किया है और उस चीज़ को जाहिर भी करता जा रहा है एक के बाद एक। हाँ बिल्कुल, ये एक के बाद एक जो है दिखाई पड़ता है समीर जी, ये मालूम पड़ रहा है। और इधर जो एक खबर ये भी आ रही है समीर जी, हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, एजेंसी की खबर है, और ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और उन्होंने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल के साथ सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस अधिकारियों को लगातार पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया है। अब ये आदेश क्यों नहीं माना जा रहा है, ये तो ज्ञानेश कुमार जी बताएं। क्या चुनाव आयोग फेल हो गया? आपने तो कहा था कि इतनी फोर्सेस इसलिए भेजी जा रही हैं कि हिंसा नहीं होगी, चुनाव के दौरान नहीं होगी, चुनाव के बाद भी नहीं होगी। तो ये चुनाव बाद जो हिंसा हो रही है, अभी सब कुछ चुनाव आयोग के अंडर में है, सारा प्रशासन चुनाव आयोग के अंडर में है। ममता बनर्जी केवल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं। तो जो भी हिंसा की कार्रवाई हो रही है, जो भी आतंक उत्पात हो रहा है, उसके जिम्मेदार सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार हैं। तो ज्ञानेश कुमार ने क्या कार्रवाई की
क्या ज्ञानेश कुमार या तो राष्ट्र से माफी मांगे या फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब वो इंतजार कर रहे हैं कि जब ज्ञानेश कुमार कहेंगे तभी कोई कार्रवाई करेंगे? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर 2.5 लाख फोर्सेस तैयार हैं। कल हम लोग संजय सिंह को सुन रहे थे कि ईरान में अमेरिका ने 50,000 फोर्सेस वहां लड़ाई के मोर्चे पर तैनात की, और यहां 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस के कर्मचारियों को और अधिकारियों को भेज दिया गया है केवल पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने के लिए। और उसके बावजूद पूरे पश्चिम बंगाल में एक तरीके से हिंसा हो रही है। लगातार वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, इतनी भयावह हैं। और इस हिंसा पर रोक पाने में वहां के चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो जो केंद्र से भेजी गई हैं, वो सब नाकाम दिखाई पड़ रही हैं। अब देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार के इस आदेश के बाद, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन हो सकता है दिया हो, चूंकि एजेंसियों में यह खबर आ रही है तो कहीं ना कहीं से पुष्टि होगी ही। ये आदेश दिए गए हैं, अब उनके आदेशों के बाद वहां पर हिंसा किस तरीके से रुकती है या फिर नहीं रुकती, क्योंकि अभी तक लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। 300-400 से ज्यादा वहां पर टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें वहां पर बता रही हैं कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल समझिए, ये बताया, साफ मालूम पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है और बीजेपी की सरकार आने के तुरंत बाद किस तरीके से वहाँ चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो इस बीच जो है अभिषेक बनर्जी के घर की जो सुरक्षा पहले बढ़ा दी गई, फिर वहाँ से वापस ले ली गई। बहुत कुछ चीज़ इस तरीके की भी समीर जी सामने आ रही हैं, और ये जो है समीर जी देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ सब आ रहा है। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो इस समय पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है क्या, ये भी जो है वो समझा जा सकता है। ममता बनर्जी ने समीर जी जो आरोप लगाए चुनाव आयोग पे ख़ास तौर से, और ये आरोप जो थे बहुत ज़्यादा गंभीर थे, और उन्होंने कहा कि 100 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने लूट ली हैं। इसका समर्थन उनको बाहर भी मिल रहा है और अपनी पार्टी के अंदर भी मिल रहा है। सौगत राय हैं जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ममता बनर्जी का समर्थन किया। उनकी भी हम लोग सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अभी जो है वो हार का विश्लेषण का समय नहीं आया है। भाजपा ने हिंदू एकीकरण किया और ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे, ये सौगत राय का अपना कहना है। और उनका वो कहना है कि जो ममता बनर्जी ने कहा है वही पार्टी का बयान है, यानी 100 सीटें लूटने का बयान जो है ममता बनर्जी का, वो पार्टी का ही बयान है। तो हम लोग सौगत राय क्या कह रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, किस तरीके से जो ममता बनर्जी ने कहा है कि 100 से ज्यादा, राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं कि कहीं वोट चोरी करते हैं और कहीं पूरी सरकार चोरी कर लेते हैं। पहले सौगत राय को सुनते हैं, क्या कहा उन्होंने। ममता बनर्जी हमारे पार्टी के सुप्रीमो है, वो जो बोलती है वही पार्टी का बयान है। वो तो बताई है कि 100 सीट में हेराफेरी हुआ, वो नहीं मानते हैं वो रिजल्ट, तो हम भी उसी को समर्थन करते हैं। लेकिन हारने के बाद भी रिजाइन नहीं देना, ये जो प्रक्रिया है संवैधानिक स्तर पर, आप समझते हैं कि मैं पार्टी के आदमी होके पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ बयान दूंगा? ये कभी हो सकता है? नहीं दूंगा। दादा, हार जो हुई है अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो क्या विश्लेषण करने का समय अभी नहीं आया है, आस्ते आस्ते बात करने पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी था और बीजेपी हिंदू कंसोलिडेशन किया, दे वर एबल टू पोलराइज द वोटर्स, दैट्स अबाउट ऑल। पार्टी की तरफ से सैबोटेज किया गया, कुछ लोगों ने किया, इसे मानते हैं? ऐसा मेरे खबर नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो सारा स्टेट में नहीं घूमा, सफर किया, तो मैं नहीं बता सकता। आजाद, अगर मुद्दों की बात करें तो 2 घटनाएं घटी थी इस चुनाव से पहले 5 साल के अंदर में, आरजी कर और एसएससी स्कैम। क्या उसका असर कहीं न कहीं हुआ जो पार्टी भाप नहीं सकी? ये देखने पड़ेगा। दोनों दुखद घटना था और देखने पड़ेगा इसको इम्पैक्ट कितना हुआ। तो यह जो कारण रहे उसमें, और जहाँ 100 से ज़्यादा सीटों पर जो बात हो रही है, महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको कैसे मैनिपुलेट किया गया, उसको चुनाव आयोग ने बीजेपी के पक्ष में एक तरीके से सौंप दिया। चूँकि बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर चुनावी आंकड़ों को देखें तो सिर्फ 5% का डिफरेंस है दोनों के वोट्स में, लेकिन 5% की जगह जो सीटों में अंतर आ रहा है वो 127 सीट का अंतर आ रहा है।
बिल्कुल समीर जी, 127 सीटें हम जो बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो हाँ, गया। ये कैसे हुआ वो भी नहीं समझ पा रहे। और दूसरा समीर जी, एक खबर और है। खबर ये है कि जहां SIR हुआ और जिन सीटों पर 25,000 से ज्यादा वोट कटे, 147 सीटें हैं वो, और उन 147 में से 95 जो है वो बीजेपी ने जीत ली है। और इसी तरीके से ये भी है कि जो SIR में जितने वोट कटे वो पिछले बार के मार्जिन से ज्यादा पिछले बार थे, मार्जिन से ज्यादा थे, और उन सीटों पर बीजेपी ने जीत उन सीटों पर जीत हासिल की, और कुल जितने वोट कटे वो जो मार्जिन है उससे ज्यादा है। बिल्कुल। तो यानी ये समझा जा सकता है कि ज्ञानेश कुमार जी अपना काम करने में सफल रहे हैं, अच्छे बच्चे साबित हुए हैं। बिल्कुल, वहाँ उन्होंने बिल्कुल वफादारी निभाई है, ये कहा जा रहा है। और इन चीज़ों से, इन आंकड़ों से ये साफ दिखाई भी पड़ रहा है कि वफादारी उन्होंने अपनी संविधान के प्रति नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों के प्रति दिखाई है। बहरहाल इन सारी चीज़ों का केवल ये गलत है, झूठ है, ये कहकर जवाब नहीं देना होगा, बल्कि इसके लिए उनको तथ्यों के साथ जवाब देना होगा, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो उन्हीं के आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर लग रहे हैं। ये आंकड़े किसी और के नहीं है, ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग के ही है। और उस दिन, जिस दिन ये मतगणना चल रही थी, हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मशीनों से वोटों की गिनती होनी है, 2-3 घंटे के अंदर सारे परिणाम आ जाते हैं, लेकिन परिणाम आते आते देर रात हो गई और सवेरे तक जाकर स्थिति स्पष्ट हुई कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। अमलेंदु जी, बिल्कुल सोई जाके स्पष्ट हो पाया। और समझ लीजिए हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, जब अभी भी काउंटिंग हो रहा था यहाँ बंगाल का भी, कि ये रात तक आएंगे नतीजे, और रात तक नतीजे क्या आएंगे ये भी बता दिया था। और जिस समय ये आया था कि भवानीपुर में 2 घंटे से काउंटिंग रुकी हुई है, और उस समय आपको याद होगा कि मैंने यही कहा था कि ये काउंटिंग रुकी रहेगी, ममता बनर्जी को बाहर किया जाएगा और फिर अंदर नहीं जा पाएंगी, उसके बाद घोषित कर दिया जाएगा परिणाम। और यही हुआ। तो पूरा जो एक तरह से कहा जाए कि जो ब्लूप्रिंट था वो हमने तो समझ लिया था कि चुनाव आयोग का ब्लूप्रिंट क्या है। दूसरे लोग अगर नहीं समझे हो तो वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हमने जो समझा था उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार चुनाव आयोग काम करता हुआ नजर आया। लेकिन जो ममता बनर्जी ने 100 सीटें लूटने की बात कही और घुसपैठिया को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कही, घुसपैठिया शब्द को लेकर, इसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा हमला जो है वोट चोरी घुसपैठिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बोला है। उन्होंने एक ट्वीट किया है समीर जी सुबह 9:04 पर, हम लोग वो ट्वीट देख सकते हैं और उस पर फिर चर्चा करते हैं कि क्या लिखा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का ट्वीट देखते हैं, वो लिख रहे हैं कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। और ये बात तो तब भी अमलेदु जी आई थी कि ये जीते ही इतने पर थे, इससे ज़्यादा पर जीते ही नहीं रहे थे, बल्कि इससे कम ही उनका आंकड़ा दिखाई पड़ रहा था। समीर जी, लोकसभा चुनाव के दौरान जिन लोगों ने हमारे सब कार्यक्रम देखे होंगे, उस समय मैं लगातार ये कह रहा था कि अगर चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से हो रहे हैं, चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का जो उसका दायित्व है और कर्तव्य उसको अगर पूरा कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी 140 से ऊपर नहीं जा रही है। और समझ लीजिए जब आया परिणाम तो 240 आया। उसके बाद वो वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में उसने बताया कि लगभग 80 सीटें जो हैं वो धोखाधड़ी से जीती गई हैं, ये उसका आरोप था। अखिलेश यादव का भी हम लोगों ने वो ट्वीट दिखाया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में और लोकसभा में किया गया, खासतौर से फरखाबाद की जो सीट थी उसका उन्होंने जिक्र किया था। बहुत सी सीटें ऐसी थी। तो ये जिस तरीके से किया गया, बनारस की सीट थी, वाराणसी की सीट थी। आपको याद होगा कि 6 राउंड तक प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, फिर अचानक जो था वो आंकड़े आना बंद हो गए, और उसके बाद आंकड़े आना शुरू हुए तो मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री वहां से लीड कर गए, और 4.5 लाख का उनका मार्जिन जो था पिछली बार का वो 1.5 लाख पे आ गया। तो ये कैसे क्या होता है ये लोगों की सबकी समझ में आ गया था। तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीर आरोप है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा, वहाँ तो पूरी की पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। और जो बात वो कह रहे हैं कि अगर आज भी निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज भी ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। ये बहुत बड़ी बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और अगर इससे ज़्यादा की जीतने की हैसियत भारतीय जनता पार्टी की है
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और अब तो जो नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनको ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और ज्ञानेश कुमार को हटाकर जो है एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो है उसको चुनाव आयोग के हवाले करके और निष्पक्ष चुनाव करा लेने चाहिए, मालूम पड़ जाएगा फिर क्या। बिल्कुल, लेकिन ये राहुल गांधी का जो हम ट्वीट देख रहे हैं इसमें ये एक जो बात कही है उन्होंने कि जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड है। अब ये थोड़ा सा इसको डिकोड करना जरूरी है अमलेंदु जी की, यानी ये बात किसके लिए कही जा रही है और वो व्यक्ति जो यहाँ की सारी संस्थाओं को अपने जेब में रख ले रहा है वो खुद ही रिमोट कंट्रोल्ड है, यानी वो खुद अपने से फैसले नहीं ले रहा है। हाँ, वो खुद फैसले से नहीं ले रहा है और ये यानी कि चुनाव आयोग जो है वो रिमोट कंट्रोल्ड है, वो रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रहा है, ये एक तरीके से राहुल गांधी का कहना है। और बीजेपी उनको तो लग रहा है कि ये बात कही जा रही है प्रधानमंत्री के लिए कि वो खुद ही रिमोट कंट्रोल्ड है, क्योंकि वो सारी संस्थाओं को अपनी जेब में रख रहे हैं, मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं। हाँ, वो खुद रिमोट कंट्रोल है और रिमोट कंट्रोल किससे है? ट्रम्प से हैं। यहाँ इनका कहने का तात्पर्य राहुल गांधी का शायद यही होगा, ट्रम्प का नाम लिया नहीं है उन्होंने, चुनाव बंगाल में हो रहा है तो ट्रम्प को काहे को लेके आना, लेकिन जो है वो इशारों में बहुत सी बातें कह दी जाती हैं, तो राहुल गांधी इशारों में समीर जी ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं बहुत कड़वी सच्चाई है और वो कह रहे हैं कि उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते, यानी 140 सीटें भी नहीं जीत सकते, 240 की बात तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल, और ये चीज़ कही है। और इधर पश्चिम बंगाल में जो कुछ तस्वीरें आ रही हैं बड़ी भयावह हैं और खबर आ रही है कि अब कल यानी गुरुवार को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता वो भी मिलने के लिए जा रहे हैं कोलकाता तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी से। जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता ये दिखाई पड़ रही है ममता बनर्जी के साथ है। कल ममता बनर्जी ने कहा भी था कि उनको सभी नेताओं ने, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर और स्टालिन से लेकर जितने भी नेता हैं इंडिया गठबंधन के, अखिलेश यादव, सब ने फोन किया है और सब ने कहा है कि वो उनके साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह से अगर चुनाव होते रहे तो फिर यहां पर विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा और क्या चुनाव में जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो व्यवस्था फिर किस तरह की हो जाएगी अगर किसी एक पार्टी के लिए चुनाव कराने वाली संस्था ही उस पार्टी के प्रति अगर वफादारी दिखाती रहेगी। समझिए, अगर चुनाव आयोग जो है वो इसी तरीके से काम करने लगेगा और चुनाव आयोग एक दल विशेष के प्रति अगर वफादारी करता रहेगा तो इस पर सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे ही। इधर समीर जी, जो मनोज कुमार झा हैं, आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है ममता बनर्जी की जो जिसे हार कहा जा रहा है उसको लेकर उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सवाल मनोज कुमार झा ने उठाए हैं, उनको भी हम लोग सुनेंगे। और वो कह रहे हैं कि क्या बिहार में हमारी हार जनादेश की वजह से हुई? सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या 2020 में हम जनादेश के कारण हारे? हम तो धांधली की वजह से हारे। और ये बात बिल्कुल समीर जी पहले 2020 के चुनाव में भी उठी थी और अभी जो चुनाव हुआ इसमें भी कहा गया धांधली की वजह से हुआ। और बंगाल में इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले इसका लिटमस टेस्ट जो था वो बिहार में करके देखा गया। जी हाँ। तो बिहार में जब लिटमस टेस्ट में ये पास हो गया तब बंगाल में इसको अपनाया गया है और अब शायद ये पूरे देश में अपनाया जाए। जी हाँ, ये आप पूरे देश में अपना। बंगाल का चुनाव तो अपने आप में एक बीजेपी के लिए जीतना एक असंभव सी स्थिति थी, लेकिन उस चुनाव में उन्होंने ऐसा नतीजे ऐसे पलट दिए कि जो पिछली बार जो टीएमसी के पक्ष में था वो दिखाई पड़ रहा है इस बार बीजेपी के पक्ष में। खैर, सुन लेते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं। देखिए, इसमें गलती क्या है? बिहार में क्या हम जनादेश से हार गए? 20 में हम क्या जनादेश से हार गए थे? कुकृतियों से हारे। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की चीज खत्म हो गई है। उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार ढंग से सेंट्रल फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन, बल्कि वो तो बीजेपी को अपना कॉम्पिटिटर भी नहीं मान रही। वो कह रही हैं कि वो हारी हैं इन कॉम्बिनेशन से, सेंट्रल फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन। और अगर ये मैसेज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कमोबेश गाहे बगाहे आता रहता है तो मैं समझता हूँ देश के व्यापक लोगों, नागरिक समाज और विपक्ष को बैठ करके तय करना होगा कि हमारे लिए विकल्प क्या हो सकता है। क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से लड़ सकते हैं, लेकिन एक मशीन जिसके सारे कलपुर्जे संस्थाओं के हैं, फोर्सेस के हों, उससे लड़ना जिसमें कई अप्रत्यक्ष हैं, मुश्किल होता है।
कि ये राजनीतिक दलों से चुनावी लड़ाई उन्हीं से लड़ी जा सकती है, लेकिन अगर कोई सिस्टम जो उस चुनाव की प्रक्रिया को संचालित कर रहा है वही सिस्टम कहीं और से संचालित है तो फिर आप उससे क्या लड़ेंगे? बिल्कुल, बहुत मनोज कुमार झा एकदम सही बात कह रहे हैं कि भाई आप राजनीतिक दल से लड़ लेंगे, उसकी गुंडागर्दी से लड़ेंगे, लेकिन अगर चुनाव आयोग शामिल हो जाए, न्यायपालिका शामिल हो जाए, फोर्सेस शामिल हो जाएं, फिर कैसे लड़ा जाएगा? तो इस पे विचार करना पड़ेगा। और ये समझिए बहुत गंभीर स्थिति है, निश्चित तौर पर देश के सामने एक गंभीर संकट आके खड़ा हो गया है और देश का संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है और देश की आवाम खतरे में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात मनोज कुमार झा कह रहे हैं। इसका तो नतीजा ये होगा कि इस तरह से चुनाव जीतने वाली सरकार किसी के प्रति जवाबदेह रहेगी नहीं। किसी के वो घोषणा पत्र में कुछ भी लिख देगी कि हम किसी को 3,000 दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, अगले दिन वो कहेगी हम कुछ नहीं दे रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दोबारा उसको चुनाव में जाने पर जनता का डर है ही नहीं, क्योंकि चुनाव उसको जनता के वोट से नहीं जीतने हैं, कहीं और से जीतने हैं। तो ये एक बहुत गंभीर खतरा है कि जनता के लिए, जो आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात, कि ये उसके लिए, लोकतंत्र के लिए और देश की जनता के लिए ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल समीर जी, बहुत खतरनाक स्थिति है और इस खतरनाक स्थिति से कैसे निपटा जाए इस पर राजनीतिक दलों को भी विचार करना पड़ेगा और जो सिविल सोसाइटी है उनको भी इस पर विचार करना पड़ेगा। इसके लिए जो है कहीं एनजीओ को कहीं से कोई चंदा नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फंडिंग कहीं से नहीं आएगी क्योंकि वो सब सिविल सोसाइटी जो है अधिकांश जो है वो चंदे वाले जो हैं, वो जब चंदा मिलता है तभी काम करते हैं। तो ये बिना चंदे के काम करने पड़ेंगे, कुछ काम करने पड़ते हैं। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि चंदा भी तभी मिलेगा जब लोकतंत्र रहेगा और ये परिस्थितियां नहीं रहेंगी। तो इसलिए जो है संकट सबके सामने है, तो ये मिलजुल कर इसको करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच समीर जी एक बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु में कांग्रेस और विजय की टीवी की पार्टी जो है दोनों ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने जो है एक प्रेस रिलीज जारी की और प्रेस रिलीज जारी करके ये घोषणा की गई है समीर जी। बिल्कुल, वहाँ पर चूंकि टीवीके ने सबसे बड़ी पार्टी बनी है और वो, लेकिन उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, पर कांग्रेस पार्टी ने अपने समर्थन की घोषणा की है। बातचीत दोनों में चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद घोषणा कर देगी और अभी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा कर दी है, एक प्रेस रिलीज जारी की है। उससे पहले वहाँ पर क्या तमिलनाडु में, इस दर केरल में तो यूडीएफ की सरकार है और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो अपनी एक प्रेस रिलीज में कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके के अध्यक्ष सी विजय ने औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने का अनुरोध किया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल ने टीवीके को सरकार बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देने का फैसला किया है। हमारा समर्थन इस शर्त पर होगा कि टीवीके इस गठबंधन से उन सभी सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखेगा जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखती। टीवीके और तमिलनाडु कांग्रेस के बीच ये गठबंधन आने वाले वर्षों और दशकों में थंथाई पेरियार के सामाजिक न्याय के आदर्शों और डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के संवैधानिक आदर्शों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ तमिलनाडु में पी कामराज के गौरवशाली दिनों को वापस लाने का प्रयास करेगा। ये उस प्रेस रिलीज में लिखा है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है अमलेंदु जी, क्योंकि डीएमके जो सत्तारूढ़ पार्टी अभी तक है वहां पर, उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन था, उसको वहां की जनता ने नकारा है। टीवीके एक बिल्कुल नई पार्टी और वो वहां पर सबसे ज्यादा सीटें पा रही है। कांग्रेस पार्टी अब उसके साथ गठबंधन करने जा रही है। बिल्कुल समीर जी, कांग्रेस वहां गठबंधन करने जा रही है और चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर भी इस पर बातें चल रही थी, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया ये अलग का मसला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस तरीके की परिस्थितियां बनी कि गठबंधन करना पड़ रहा है। और ये अच्छी बात है कि बिना किसी इफ एंड बट के ये तुरंत कर दिया गया। हालांकि के.सी. वेणुगोपाल जो है उन्होंने कल भी रात घोषणा की थी कि हम समर्थन दे रहे हैं उनको, लेकिन अब जो है वो वहाँ की कांग्रेस की कमेटी और जो वहाँ का विधायक दल है उसने बाकायदा समर्थन पत्र जारी करके ये घोषणा कर दी है कि टीवीके को वहाँ समर्थन दिया जा रहा है और लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो भी टीवीके को समर्थन देंगी। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि तमिलनाडु की राजनीति किस तरफ जाती है, क्या मोड़ लेती है, लेकिन ये एक शुभ संकेत के तौर पर इसको दिखाया जा सकता है समीर जी। बिल्कुल, और जो कहा है वहाँ की तमिलनाडु कांग्रेस ने कि वहाँ सांप्रदायिक ताकतें न मजबूत होने पाए, उभरने पाए, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। बहरहाल इधर केरल में एक मात्र राज्य रहा जहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव रहे, जहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ अच्छी खबर थी और वो खबर थी कि वहाँ पर यूडीएफ भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ गया, वहाँ पर जीत हुई है। लेकिन अब वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। 10 साल बाद वहाँ पर सरकार की वापसी हो रही है। अब इसमें क्या होगा, वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं और वो भी चुनाव जीते हैं, रमेश चेन्नीथला। एक बार उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो कयास चल रहे हैं, उस पर उन्होंने क्या कहा है।
दिल्ली में आया था, ये महाराष्ट्र का जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चयन पूरा हुआ है। आज राहुल जी के साथ मीटिंग करके इसको आज फाइनलाइज करेंगे, वही है वो मेरा आने का मकसद यही है और कुछ नहीं है। केरल में सर कब आप लोगों की? केरला में अभी ऑब्जर्वर आएगा, वो सबसे बात करके उनका रिपोर्ट आएगा, फिर हाल कमान इसके ऊपर डिस्कशन फाइनलाइज करेंगे। See, the party will take a final decision on all these issues. Kerala, we got a spectacular victory. We are thankful to the people of Kerala. And last 10 years, the autocratic rule of CPM has come to an end. So now, the other things will be decided by the Congress High Command. Whatever Congress High Command will decide, every congressman in the state will accept. But sir, हम ये देख रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल जी के भी समर्थक सामने आ रहे हैं, वीडी सतीशन जी के समर्थक सामने आ रहे हैं, आपके भी समर्थक सामने आ रहे हैं। तो ये रमेश चेन्नीथला हैं, वहां पर वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर कयास चल रहे हैं, और बहुत बड़े दावेदार खुद भी हैं रमेश चेन्नीथला, ये कहा जा रहा है। हालांकि और भी कई नेता हैं, शशि थरूर भी केरल से आते हैं, कई बार के सांसद हैं, वहां पर विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो पत्रकार शायद सवाल पूछ भी रहे थे, लेकिन खुद रमेश चेन्नीथला भी मजबूत दावेदार हैं केरल में मुख्यमंत्री पद के। हाँ, रमेश चेन्नीथला दावेदार हैं और छात्र संगठन और युवा कांग्रेस दोनों की राजनीति से निकल कर आए हैं। एक लंबा समय उन्होंने जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यूथ को कांग्रेस की पॉलिटिक्स में निकाला है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे हैं, नेता विरोधी दल भी हैं इस समय केरल में। तो दावा उनका ही बनता है, बशर्ते दिल्ली से कोई खेल ना किया जाए, क्योंकि खेल कांग्रेस में भी बहुत होते हैं और अपनी पैरों पर कुल्हाड़ियाँ भी खुद मारी जाती हैं। तो अगर कोई खेल ना होता है तो रमेश चेन्नीथला अगले मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोग उनको देख सकते हैं। बहरहाल समीर जी, लेकिन इस बीच बंगाल से जो खबरें आ रही हैं बहुत भयानक हैं। एक विजुअल आ रहा है, वो विजुअल हम लोग दिखा नहीं सकते हैं समीर जी, कि एक व्यक्ति को जो है ममता बनर्जी के उसमें दिखाया गया है और एक व्यक्ति जो है वो मोदी के तौर पे दिखाया गया है। मोदी जो है वो आगे चल रहे हैं और पीछे खींच के ले जा रहे हैं ममता बनर्जी को रस्सी से बांध के, और पीछे से बीजेपी के झंडे जो हैं वो जो है नारे लगाते जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने जो है उसको विजुअल को ट्वीट करते हुए एक टिप्पणी की है, वो टिप्पणी हम लोग जी हाँ, कांग्रेस पार्टी का वो ट्वीट, और उसमें उन्होंने उस दृश्य को भी टैग किया है कि कैसे वहां पर बीजेपी के लोग तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहे हैं। ये बहुत है, इस तरह का हम लोगों ने कल भी एक विजुअल का जिक्र किया था। लिखा है इसमें कि ये शर्मनाक नज़ारा पश्चिम बंगाल का है, जहां बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर और हाथ में पार्टी का झंडा लिए महिला सम्मान को तार तार कर रहे हैं। बीजेपी जहां जाती है नफरत फैलाती है, महिला सम्मान की धज्जियां उड़ाती है, यही नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मॉडल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, लेकिन ये विजुअल जो है ये बहुत ही एक तरीके से आपत्तिजनक है, और वहां किस तरीके, और ये इस तरह के दृश्य जगह जगह से आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो अब वहां हिंसा भी हो रही है, लेकिन ये हिंसा थमती है या नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। अब ज्ञानेश कुमार का आदेश गया है, शायद उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों वहाँ के जो अधिकारी हैं, कानून व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं। अब उस आदेश के बाद क्या वहाँ पर हिंसा रुकती है या नहीं रुकती है। और इधर बीजेपी का कहना है कि 9 मई को वहाँ पर सरकार का गठन होगा, यानी जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी कौन बनेंगे इसकी कोई चर्चा वहाँ पर नहीं है। अब चाहे वो पर्ची से तय हो या फिर वहाँ किसी तरीके से तय हो, विधायक वहाँ के तय करें, जैसे भी होगा, लेकिन हमें लगता है कि अब कुछ ही घंटे पहले वहां पर तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री की शपथ कौन ले रहा है। हाँ, कि सब लोग चले आ जाइए, पर्ची निकलेगी वहीं पर कि आप आइए और तैयार रहिए कुर्ता पैजामा पहनकर या धोती कुर्ता पहनकर। बंगाल में कुछ लोग अभी भी धोती कुर्ता पहनते हैं, तो आप तैयार रहिए, कोई भी उसमें से मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि विधायकों में से ही कोई बने, सांसदों में से भी कोई बन सकता है, और हो सकता है कि कुछ भी ना हो फिर भी कोई बन सकता है। तो ये तय होगा, 9 मई को वहाँ पर सरकार शपथ लेगी, लेकिन अभी तक किसी का नाम तय नहीं हुआ है। पर जो हिंसा के जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत भयावह हैं। अब देखना है कि वो रुकते हैं या फिर नहीं। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।